हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो फिजिक्स है उसका चैप्टर नंबर 1 है प्रकाश का परावर्तन। और उसका हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ रिक्त स्थान भी है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में है वास्तविक, ऑप्शन बी में है काल्पनिक, ऑप्शन सी में है दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जो समतल दर्पण होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है और सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी बोलते हैं। तो इसको काल्पनिक कहिए या आभासी प्रतिबिंब कहिए, बात सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, परावर्तन का कोण होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी में दिया हुआ है आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, ये तो आपतन कोण हो जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी में है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी में दिया हुआ है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन होता है? एक में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, दो में होते हैं आपतित किरण यानी जो किरण आती है परावर्तक सतह की ओर और जो टकरा कर लौटती है उसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में बने होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? कौन सा प्रतिबिंब पूछ रहा है? तो रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है समतल दर्पण द्वारा। समतल दर्पण द्वारा तो केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन बी में है अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा दोनों प्रकार की प्रतिबिंब प्राप्त होती है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब इससे मिल सकता है। ऑप्शन सी में है उत्तल दर्पण द्वारा, इसके द्वारा भी केवल काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन डी में है तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा, तो डी तो होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? यानी यहाँ आभासी प्रतिबिंब पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है केवल समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन बी में है केवल अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन सी में है केवल उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन डी में है उपर्युक्त तीनों दर्पण द्वारा। यानी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें समतल, अवतल और उत्तल तीनों द्वारा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण द्वारा प्राप्त हो सकता है? क्या पूछ रहा है? वस्तु से छोटा और आभासी पूछ रहा है, किस दर्पण द्वारा प्राप्त हो सकता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है समतल दर्पण से, ऑप्शन बी में है अवतल दर्पण से, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में है उत्तल दर्पण से। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तल दर्पण से। अवतल दर्पण में प्राप्त होता है जो आभासी प्रतिबिंब वो वस्तु से बड़ा होता है, और समतल दर्पण में जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वस्तु के आकार के बराबर होता है। हमारा क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वस्तु से छोटा पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? क्या पूछ रहा है? समांतर किरण पुंज। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में है दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो होते हैं ना, उसके मुख अक्ष के जो मुख्य फोकस होती है, उसके मुख्य फोकस पर अगर कोई प्रदीप्त पिंड रखा जाए तो उससे जो प्रकाश की किरण निकलेगी वो दर्पण से परावर्तन के बाद कैसा निकलेगी, समांतर निकलेगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। यानी पूछ रहा है कि वस्तु को कहाँ रखा जाए कि जो अवतल दर्पण है ना, उसके कहाँ बने, फोकस पर बने। ऑप्शन ए में दिया हुआ है फोकस पर, ऑप्शन बी में है वक्ता केंद्र पर, ऑप्शन सी में है ध्रुव पर, ऑप्शन डी में है अनंत पर। यानी हमको प्रतिबिंब कहाँ बनाना है, मुख्य फोकस यानी एफ पर बनाना है। तो फोकस पर रखेंगे तो ये अनंत पर जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर नहीं होगा। और वक्ता केंद्र पर रखेंगे तो ये वक्ता केंद्र पर ही बन जाता है। ध्रुव पर रखते हैं तो ये भी ध्रुव पर ही बन जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी अनंत पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या की क्या होती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2 गुनी होती है, ऑप्शन बी में है आधी होती है, ऑप्शन सी में है चौथाई होती है, ऑप्शन डी में है बराबर होती है। यानी एफ पूछ रहा है कि क्या होता है। तो आर बराबर क्या होता है, 2f, ये फार्मूला याद है ना। तो हमको क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी यानी एफ पूछ रहा है, तो एफ निकालना है। तो इधर आर के भागे में 2 आ जाएगा, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, r/2, यानी जो वक्ता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की क्या होती है, आधी होती है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एक अवतल दर्पण में वस्तु यानी बिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। यानी कहाँ रखा गया है, वस्तु को फोकस यानी एफ और पी के बीच रखा गया है। तो पूछ रहा है वस्तु का स्थिति कैसा होगा, यानी प्रतिबिंब जो प्राप्त होगा वो कैसा बनेगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है वास्तविक और बड़ा होगा, ऑप्शन बी में है वास्तविक और छोटा होगा, ऑप्शन सी में है आभासी और बड़ा होगा, ऑप्शन डी में है आभासी और छोटा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आभासी और बड़ा बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा और आवर्धित का मतलब बड़ा होता है, प्रतिबिंब तो बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। यानी वस्तु को कहाँ रखा जाए अवतल दर्पण के सामने ताकि हमको आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो, सीधा हो और वस्तु से बड़ा हो। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है वक्ता केंद्र पर, तो वक्ता केंद्र पर आता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के आकार के बराबर बनता है, लेकिन कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। तो हमें तो आभासी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, यानी ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ है वक्ता केंद्र से परे, यानी वक्ता केंद्र से पहले। जब वस्तु को वक्ता केंद्र से पहले रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच बनता है और वास्तविक बनता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में दिया हुआ है फोकस और वक्ता केंद्र के बीच। जब फोकस और वक्ता केंद्र के बीच वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और वक्ता केंद्र के बीच बनता है, ये भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ है दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी वस्तु को दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच रखने से कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा, सीधा और आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। यानी मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, पीछे से जितनी भी गाड़ी आती है उसको हम लोग देखकर साइड लेते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है समतल दर्पण, ऑप्शन बी में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी में है एक पतला लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तल दर्पण। तो मोटरसाइकिल के चालक के सामने कौन दर्पण लगा रहता है, तो उत्तल दर्पण, और हेडलाइट के सामने उसका अवतल दर्पण होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यानी जो उत्तल दर्पण है
उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है काल्पनिक और उल्टा होता है। ऑप्शन बी में है काल्पनिक और सीधा होता है। ऑप्शन सी में है वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन डी में है वास्तविक और सीधा होता है। तो जहाँ काल्पनिक या आभासी हो वो हमेशा सीधा होता है, तो उल्टा नहीं होगा और वास्तविक और उल्टा नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी काल्पनिक और सीधा होता है। एक सेकेंड। यानी उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी काल्पनिक और सीधा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है हमेशा सीधा। ऑप्शन बी में है हमेशा उल्टा। ऑप्शन सी में है सीधा भी और उल्टा भी। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। यानी जो उत्तल दर्पण होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, काल्पनिक होता है और वस्तु से छोटा बनता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी जो हम लोग सैलून में जाते हैं दाढ़ी बनवाने, उसमें जो हमको बैठाया जाता है, हमारे सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो हमारे सामने जो होता है वो अवतल दर्पण लगा रहता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है दर्पण हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि कोई दर्पण है और उसके सामने किसी वस्तु को रखा जाता है तो हमेशा कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है हमें। तो कौन सा दर्पण हो सकता है। ऑप्शन ए में है समतल दर्पण। ऑप्शन बी में है उत्तल दर्पण। ऑप्शन सी में है समतल अथवा उत्तल यानी दोनों, और डी में है अवतल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समतल और उत्तल इन दोनों द्वारा हमेशा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब यानी सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है संबंध F = R/2 सत्य है। ऑप्शन ए में दिए हुए हैं उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं। ऑप्शन बी में दिए हुए हैं अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं। ऑप्शन सी में है उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए। ऑप्शन डी में है न तो उत्तल के लिए और न ही अवतल दर्पण के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो रिलेशन दिया हुआ है F = R/2 ये दोनों दर्पण के लिए क्या है, सत्य है। यानी दोनों दर्पण के लिए इसका यही फार्मूला होता है, यानी फोकस दूरी होती है जो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m बराबर ऋणात्मक है, यानी m का मान क्या दिया हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब ऑप्शन ए में दिया हुआ है वस्तु से छोटा है। ऑप्शन बी में है वस्तु से बड़ा है। ऑप्शन सी में है सीधा है। ऑप्शन डी में है उल्टा है। यानी कहने का मतलब जहां अगर आवर्धन का मान माइनस में दिया हो वो क्या सूचित करता है, तो वो यह सूचित करता है कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m धनात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब होगा, यानी यहाँ m का मान क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है। तो यहाँ जब m का मान पॉजिटिव है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा और आभासी होगा। खोजिए किस ऑप्शन में है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है वस्तु से छोटा, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में है वस्तु से बड़ा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में है सीधा, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। डी नहीं होगा, यानी उल्टा भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी गलत है, खोजिए। चलिए ढूंढते हैं कौन सा इसमें सत्य नहीं है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, बिल्कुल सही है।
बी में दिया हुआ है प्रकाश सरल रेखा में चलती है, बिल्कुल, यानी प्रकाश जो होता है वो सरल रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। ऑप्शन सी में है समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा अवशोषक, यानी उसको ऑब्जर्व करने वाला। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है, क्योंकि समतल दर्पण एक अच्छा अवशोषक नहीं है बल्कि अच्छा एक परावर्तक क्या है, सतह है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल ये भी सही है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है।